वहां दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जमीन पे ठीक से बीएलओ तक नहीं मिल रहे हैं इस वक्त। एसआईआर चल रहा है इस वक्त ऑलरेडी। जमीन पे कार्यकर्ता नहीं है, कुछ खास हिस्सों में है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑथेंटिक लीडर नहीं है यहां। और दूसरी बात ये, बिहार और बंगाल में सबसे बड़ा फर्क यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी नीतीश कुमार के साथ, बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। हालांकि डेंट भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया यहां पर, हिंदी बांग्ला भाषी का आपसी टकराव कराकर, बांग्ला भाषियों पे हिंदी भाषियों का एग्रेशन, ये सब बंगाल में चल रहा है। लेकिन बंगाल में भोजन की स्थिति को लेकर जो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है, उसको बंगाली मानेंगे नहीं। और मैं इस बात पे अभी भी अडिग हूं कि बंगाल जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। वो हुंकार भरने से क्या होता है? हुंकार वो 2014 से भर रहे हैं, और जब उनकी प्रसिद्धि गगनचुंबी थी तब भी बंगाल में कुछ नहीं कर पाए। हाँ, अब बात मैनिपुलेशन वाली अगर आ जाती है, जो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, वहां मैं पहले ही बोल चुका हूं कि वहां हार जीत का कोई ज्योतिषी फलादेश करना संभव नहीं है। हालांकि एक बात मैं यहां बोलना चाहूंगा, राजनीतिक तौर पे आज चर्चा थोड़ी राजनीति की रहेगी। ज्योतिषी चर्चा तो करते ही, आखिर में तो फिर करेंगे ज्योतिष चर्चा। जब तक 240 सीटें हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन है, जब तक 240 सीटें हैं, बंगाल भाजपा शायद जीतना नहीं चाहेगा। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिए किसी भी कारणवश, पता नहीं चलता, आदमी डेस्परेट हो जाता है किसी वक्त, ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर समर्थन खींच लेते हैं, तो समर्थन किसका मिलेगा? क्या कांग्रेस का? कांग्रेस का समर्थन करेगी नहीं। तो ऐसी कौन सी बड़ी पार्टी है जो केंद्र सरकार को टिका लेगी? एकमात्र तृणमूल कांग्रेस बड़ी पार्टी है बंगाल में, जिसकी सीटों की संख्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को मिलाकर लगभग उतनी ही है। ये एक पॉलिटिकल विचार है मेरा। दूसरी बात है, अभी ये बिहार, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी इस समय या ममता बनर्जी इस टाइम मोदी के लिए काफी सॉफ्ट है, क्योंकि वो अडानी के लिए भी सॉफ्ट है इस टाइम, बिल्कुल बोलती नहीं उसके खिलाफ में, उसके प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टनेस नजर आ रही है मोदी के लिए। आप ये कहने की ममता, कोशिश कर रहे हाँ, ममता बनर्जी अपरिहार्य है इस वक्त मोदी जी के लिए। और मैं एक बात आपको बता दूं, ममता बनर्जी लेडी मोदी है। हैं। हाँ। वो जितने भी पॉलिटिशियन इस वक्त भारतवर्ष में है, ममता बनर्जी जमीनी नेता के तौर पे सबसे ज्यादा परिपक्व है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मोदी जी की राजनीतिक समझ और ममता जी की राजनीतिक समझ, जमीनी समझ में जमीन आसमान का अंतर है। इस मामले में ममता बनर्जी मोदी जी से कहीं आगे है। मोदी जी के पीछे तो संगठन खड़ा है, एट प्रेजेंट इस वक्त सरकार उनकी है, सारी संस्थाएं उनके काबू में है, वो तो कुछ भी कर ले। लेकिन ममता बनर्जी जो है, जमीनी तौर पे बहुत सशक्त नेता है। और ममता बनर्जी, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद अभी तक, आज तक भी अपने घुटनों तक बाढ़ के पानी में पैदल चल के लोगों तक पहुंचती है। तो एक मैन टू मैन कनेक्शन भारत, बंगाल की तृणमूल सरकार का और ममता बनर्जी के साथ एक जिसको हार्ट टू हार्ट रिलेशन यहाँ की जनता के साथ जो है, वो अभूतपूर्व है। तो बंगाल, देखिए मैं बिल्कुल साफ बोल दे रहा हूं, बंगाल जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग असंभव है। बाकी वो जो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, वहां कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको स्पष्ट बोल दिया कि व्यक्तिगत व्यक्ति की कुंडली का आकलन मैं आपके सामने हाँ या ना में दे दूंगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी, विशेष करके किसी राज्य की हार जीत का फलादेश देने का समय गुजर चुका है। और एक बात यहां लगातार बोलते हुए बोलते चला जाऊं कि एसआईआर को पूरे भारतवर्ष में करने का निर्णय ले लिया है ज्ञानेश कुमार जी ने। सही बात है ना? एसआईआर को पूरे भारतवर्ष में करने का निर्णय उन्होंने ले लिया है, और ये मिड टर्म इलेक्शन का इशारा है आने वाले समय में, जल्दी ही।
क्योंकि वो आपने 240 बात सीटों पे। हाँ, वो आपने बात कही है मिड टर्म की। क्यों? क्योंकि वो जन्म उस वक्त की जो कुंडली है 2024 की शपथ ग्रहण की कुंडली, वो भी इशारा कर रही है मिड टर्म इलेक्शन का। मोदी जी की दशा भी इशारा कर रही है मिड टर्म इलेक्शन का। और स्थिति राहुल गांधी के लिए मार्च अप्रैल 2027 तक मजबूत है। अगर राजनीतिक तौर पे अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें या करेंगे। 27 के बाद उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। और वहीं पर मुझे शक है कि विरोधी नेता के दल की जो सीट है, जो कुर्सी है उनकी, वो उनकी जाएगी। यानी वो मध्यावधि इलेक्शन का इशारा है, क्योंकि यूं ही तो नहीं जाएगी ना, वो तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे अचानक। तो सारे भारतवर्ष में एसआईआर करने का निर्णय ले लिया गया है। और मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से चल रहा है, 400 पार भी आ जाएगा साहब। छोड़ दीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ज्योतिषीय फलादेशों पे। कई लोग तो कर रहे हैं फलादेश, देखा भी मैंने, लेकिन समय जी, काल और पात्र को जब तक कोई ज्योतिष नहीं समझ सकता, वो ज्योतिष फलादेश भी नहीं कर सकता। बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको। जी। आज मेरी। ये आपने हाँ, बोलिए सर। नहीं सही कहा आपने। कैरी ऑन। हाँ, मैं एक बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। ये कहावत जैसी रही है बात, और उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल की जाती है ये बात, कि एक ज्योतिष को एक राजा ने उसकी उम्र पूछी, और ज्योतिष ने कहा उसकी उम्र 100 साल है, राजा ने उसकी गर्दन उड़ा दी। तो यही देश काल पात्र है। एक नकारात्मक शक्ति किसी भी पॉजिटिव शक्ति को खत्म कर सकती है। ये गलत सोच है लोगों की। सत्य हमेशा जीतता है। सत्य किताबों में जीतता है, उपन्यासों में जीतता है। व्यक्तिगत जीवन में मैंने सत्य को जीतते हुए बहुत कम देखा है। इत्तेफाक से जीत गया तो अलग बात है। ये सही कहा कड़वी बात आपने। है जो मैं बोल रहा हूं। सही कहा है। और जो 90% जो लोग जीत के आए हैं बिहार विधानसभा में वो सारे करोड़पति हैं। 90% से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। तो अब लोकतंत्र में गरीब का स्थान नहीं है।